हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए क्लासेस है सभी राज्यों के लिए और खासकर यूपी बीएड के वालों के लिए ज़्यादा टारगेटेड है। जीके के ये प्रश्न 50 प्रश्न उत्तरी है। 2020 में जो प्रश्न आए हुए थे क्वेश्चंस, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। तो 2022 के लिए टारगेटेड बैच है, खासकर बीएड वालों के लिए। सभी राज्य के इसको देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। तो क्या था? और ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किया गया है, अलग अलग सेटों में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी, नाम आपको याद रखना है, राखल दास बनर्जी, ठीक है। मोहनजोदड़ो, और ये कहाँ पर है? किस, अगर ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो ये आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में है, पाक में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, धान्यगार, ठीक है। धान्यगार जो है सबसे बड़ा है। और मोहनजोदड़ो में अगर स्नानगार की बात करें तो सबसे विशाल स्नानगार यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे मिलता है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानगार यहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शाक्य वंश, ठीक है। बुद्ध का अगर बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ के पिता जो थे राजा शुद्धोधन, वो कपिलवस्तु के राजा थे, और गौतम उनका गोत्र था। शुद्धोधन के पिता का नाम था शाक्य, ठीक है। इसलिए शाक्य वंश के ये लोग कहलाते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था राजगृह में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के प्रथम वर्ष में ऋतु का समय था। इस तरह सभी सभाएं सबसे पहले जो राजगृह में आयोजित हुआ था, जो कि राजगृह अगर हम बात करें तो ये बिहार में है। क्लियर है? तो बिहार में मिलता है। नेक्स्ट, जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकार, अगर पहले तीर्थकार की बात करते हैं तो ऋषभदेव को, ठीक है। और महावीर स्वामी को हम लोग 24वें तीर्थकार मानते हैं। हम लोग 24वें, कभी कभी पूछता है, ठीक है। 24वें तीर्थकार हम लोग मानते हैं महावीर स्वामी को। और अगर दूसरे सेकंड की बात करें तो ये होता है अजीतनाथ, ठीक है। ये भी याद रखना है कि अजीतनाथ को हम सेकंड मानते हैं। और एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि थर्ड जैन धर्म का तीसरा तीर्थकार कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि थर्ड नंबर पे कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये आपका लूसेंट बुक में भी नहीं मिलता है। तो संभवनाथ नाम था, ठीक है। संभवनाथ जो थर्ड जैन धर्म का थर्ड तीर्थकार थे, वो थे संभवनाथ। पहले तो आपका ऋषभदेव थे, सेकंड आपका अजीतनाथ थे, थर्ड आपका संभवनाथ थे, और 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। तो इतना सारा डाटा आपको याद रखना है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका पावापुरी में, ठीक है। इसको पावा बोलते हैं, पावापुरी भी बोलते हैं, जैसे आप समझ लीजिए। क्लियर है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म इनका वैशाली में हुआ था। अगर जन्म की बात करें, बर्थ की बात करें, तो वैशाली में हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वो दिया था इन्होंने सारनाथ में। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला उपदेश रिपीटेड है, ठीक है, रिपीट होता है। पहला उपदेश सारनाथ में, इनका जन्म वैशाली में, पावापुरी में इन्होंने परिनिर्वाण इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? महाराजा अशोक के रूपांतरण को किसने दर्ज किया था कलिंग युद्ध के बाद? ये थे आपके रॉक एडिक्ट 13, ठीक है। रॉक एडिक्ट 13 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करते हैं।
261 BC में, ठीक है, जो अशोक थे और कलिंग के राजा थे चैत्र राज। कलिंग के राजा कौन थे? चैत्र राज। तो अशोक और चैत्रराज के बीच में युद्ध हुआ था और काफ़ी लोगों की हत्या हुई थी उसमें, और उसी को देखकर फिर अशोक का मन विचलित हो गया था। उसके बाद उन्होंने युद्ध उद्देश्य काफ़ी दूरी उन्होंने बना लिया था। ओके, तो ये हुआ था आपका राजा चैत्ररथ। कभी भी पूछ सकता है किसके साथ हुआ था। क्लियर है? चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी अगर सिक्कों के संगीत के प्रति किसी प्रेम को दर्शाएंगे तो हम लोग गुप्ता डायनेस्टी मानेंगे। गुप्ता डायनेस्टी में भी सबसे ज़्यादा हम लोग मानते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त गुप्त जो मौद्रिक प्रणाली के पिता कहलाते हैं, ठीक है। मौद्रिक प्रणाली के पिता कौन कहलाते हैं? समुद्रगुप्त। क्लियर है? नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो ये भी आंसर आपका क्या बनेगा? समुद्रगुप्त, ठीक है। भारतीय नेपोलियन के नाम से इन्हीं हम लोग बुलाते हैं। बाकी चंद्रगुप्त जो है ये गुप्ता डायनेस्टी इन्होंने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो बिंबिसार है, हालांकि देखो जो गुप्त ये हैं चंद्रगुप्त, तो इनके जो पिता मतलब इनके जो पुत्र था उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़का था अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक, जिनको हम ये भी क्वेश्चन में काफ़ी बात की थी। तो बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज होते हैं। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्ता के, ये चंद्रगुप्त मतलब मौर्य डायनेस्टी से संबंधित थे ये लोग, ठीक है। और जो बिंबिसार है या अजातशत्रु हैं, ये लोग हार्यक वंश से संबंधित हैं, ठीक है। किससे? हार्यक वंश से संबंधित हैं। और बिंबिसार के मतलब बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, ठीक है। तो ये रिलेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। 11 नंबर क्वेश्चन, मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके प्रतिहार वंश से, ठीक है। जो भोज थे, मिहिर भोज थे, ये प्रतिहार वंश से संबंधित थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन था? अभी हमने बात किया भोज या फिर इन्हें मिहिर भोज बोलिए। प्रतिहार वंश के सबसे महंतम राजा इन्हें माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन से, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? एवरग्रीन क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जयदेव, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव, ठीक है, जयदेव। इसमें अगर हम बात करें तो गीत गोविंद में जो काव्य है, जयदेव की जो काव्य रचना है, इसमें इन्होंने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन किया है। और अगर ये बात आती है, क्वेश्चन ये बनता है कि जो जयदेव हैं ये किस राजा के दरबार में थे, ठीक है। तो वे बंगाल के सेना वंश के अंतिम जो नरेश थे, लक्ष्मण सेन के महाकवि थे। किसके? लक्ष्मण सेन राजा थे, इनके महाकवि कौन थे? जयदेव थे, ठीक है। क्लियर है? 14 नंबर क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुराना किला इसको बनवाया था शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह। पुराना किला शेरशाह ने बनवाया था। और पुराने किले में 3 दरवाजे हैं, हुमायूं दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा और 12 दरवाज़ा, ठीक है, 3 दरवाजे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर
कर दिया गया था। तो ये था आपका कन्नौज का युद्ध, काफ़ी फेमस है। 17 मई 1540 में हुमायूं और शेर खां के बीच में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेर खां का जीत हुआ था और दिल्ली पर अफगानों का शासन स्थापित हो गया और हुमायूं को ईरान भागना पड़ा था। क्लियर है? ये काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 1540 में हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध हुआ था, शेर खां, जिसमें शेर खां की क्या होता है, शेर खां जीत गया था और इस वजह से फिर इसको भागना पड़ा था हुमायूं को ईरान की तरफ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? एवरग्रीन क्वेश्चन है। रेड ड्रैगन्स, ठीक है, रेड ड्रैगन जो था भारत आने वाला पहला जहाज था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में अगर डचों ने सबसे प्रारंभिक उपनिवेश की बात करें तो उन्होंने कहाँ पर जमाना शुरू किया था? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और अहमदाबाद। देयर आर 4 ऑप्शंस। जो आपका राइट आंसर बनता है वो आता है आपका मसूलीपट्टनम। एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको पता भी होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मसूलीपट्टनम, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक जो इन्होंने स्थान बनाया वो मसूलीपट्टनम, ठीक है। अगर मसूलीपट्टनम की बात करें तो भैया किस राज्य में है? तो ये आपका एपी में है, इट मीन्स आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट में आपका मसूलीपट्टनम पड़ता है और इन्होंने वहीं पे अपनी पहली फैक्ट्री जमाई थी, ठीक है। डचों को हम लोग हालैंड के निवासी को हम डच कहते हैं, ओके। ओवरऑल कदम ये था, इन्होंने उठाया था अपना कदम, पहला कदम डचों ने यही उठाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 2012 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन से। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। रविन्द्रनाथ गीतांजलि संग्रह है कविताओं का, ठीक है, कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? टेलीग्राम लाइन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ये बिछाया गया था कलकत्ता से लेके और आगरा के बीच में। कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ जो लाइन थी वो बिछाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो भैया किसका है? यूके। यूके का अलिखित संविधान है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार किसे मानते हैं हम लोग? सर BN राव को। ऑप्शन नंबर सी, सर VN राव को हम लोग संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार मानते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से हमें प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें आर्टिकल 19 से। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 से हमें मिलता है। और अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें हमें क्या समझ में मिलता है? इसमें हमें ये मिलता है कि विधि के समान संरक्षण, ठीक है, हमें कानून के समान संरक्षण प्रदान होता है, हमें ये आर्टिकल 14 प्रदान करता है। और अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें कि आर्टिकल 16 हमें क्या देता है, तो ये हमें देता है अवसर की समानता। मतलब जैसे कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सभी के लिए इक्वलिटी है, ठीक है, सभी लोग उसको फॉर्म भर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए और अप्लाई कर सकते हो, जॉब भी ले सकते हो। तो आर्टिकल 16 हमें ये देता है। क्लियर है? और अगर आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो ये हमें देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 देता है, ठीक है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुका है, ठीक है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुका है। अगर पहली बार आप लोग को याद होगा 1962 में
हुआ था 1962 में, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। उसके बाद जो सेकेंड बार होता है वो 1971 में होता है, एंड थर्ड बार जो लगता है वो लगता है 1975 में। यहाँ भी इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में भी, और इस बार जो लगा था वो कारण था आंतरिक अशांति, ये एक कारण था। ठीक है, 3 बार अभी तक लग चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त सत्र मतलब आर्टिकल 108, ये याद रखना, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो जितनी बार वह चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है। संविधान में ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है राष्ट्रपति के लिए कि वह कितनी बार खड़ा हो सकता है, ऐसे कोई मापदंड नहीं है। ठीक है, तो जितनी बार वह चाहे खड़ा हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो कि, देयर आर 4 ऑप्शंस, तो वही संविधान है जो कि ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। ठीक है, ऑप्शन ए। आइए 28 के देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। पहले भारतीय कौन हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, पहले अध्यक्ष बने थे, केंद्रीय विधान मंडल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे सच्चिदानंद सिन्हा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग, इसका अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग किसे बनाया गया था? मतलब कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री। क्लियर? योजना आयोग का फिलहाल अभी इसका चेंज कर दिया गया है और इसको नीति आयोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये भी होते हैं भैया, प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, NIC। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? ये प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अभी परिवर्तित क्या किया गया है? प्रस्ताव रखा गया है। पश्चिम बंगाल राज्य का नाम बदलकर बांग्ला रखने के लिए प्रस्ताव पास किया है और अभी बदला हुआ नाम पारित तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के नाम पर डिस्कशन चल रहा था। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ये क्वेश्चन एवरग्रीन है और राइट आंसर है आपका श्रीलंका। प्रत्येक एग्जाम में ये देखने को क्वेश्चन मिलता है। पहली, पूरे संसार में पहली अगर प्रधानमंत्री कोई थी तो वो श्रीलंका की थी और नाम था श्रीमावो भंडार नायको। ठीक है, नायके। क्लियर है? भंडार नायके, भंडार नायके। तैंतीस नंबर क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो 7वां है। ठीक है, 7th। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगता है? हिमाचल प्रदेश की किस जिले की जो बॉर्डर है वो चीन के साथ लगता है? ये है
किन्नौर, ठीक है, किन्नौर, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यह है आपका राजस्थान। कौन सा है डियर? राजस्थान है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? किस स्थान को यूनेस्को की विरासत के स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 38 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है आपका सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर डी। गॉडविन ऑस्टिन है, क्या है? गॉडविन ऑस्टिन एक है शिखर, क्या है डियर? शिखर है। जो गॉडविन ऑस्टिन है ये सेकेंड हाईएस्ट पर्वत शिखर है, ठीक है, पर्वत शिखर है सेकेंड हाईएस्ट। अगर थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा है? तो कंचनजंगा। और फर्स्ट की बात करें तो आपका एवरेस्ट तो है ही है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी भैया K2। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? सबसे तो ये मिलता है आपका कावेरी, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में मिलता है? तो ये मिलता है कावेरी रिवर के पास। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर स्थित है? किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये है आपका हिमालय पर्वतमाला में। और जो ये पहाड़ियाँ हैं यहाँ के जो निवासी हैं इन्हीं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जैसे जनजाति हैं तो उन्हीं जनजातियों के नाम पर रखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, या फिर आपका आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। देयर आर 4 ऑप्शंस। जो आपका लेटराइट मिट्टी होता है ये हमें मिलता है भारी वर्षा वाले प्रदेशों में। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को बोलते हैं दोआब। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा रिवर का है? ओवरऑल क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, तो ये है आपका गोदावरी रिवर, ठीक है, गोदावरी रिवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा या फिर गोदावरी। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जामिनेशंस में रिपीट किया गया है और आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। साइलेंट वैली स्थित है, किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अफ्रीका, आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली ये कहाँ पर स्थित है डियर? ये स्थित है आपका केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है साइलेंट वैली। नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। नामदफा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपके सारे स्टैटिक जीके बन जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये कम से कम स्टैटिक जीके प्रत्येक एग्जाम में 5-6 से पूछा जाता है। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? एवरग्रीन क्वेश्चन है लेकिन इजी है।
73वां संविधान संशोधन। करते हैं लास्ट क्वेश्चंस। ज़ूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? ज़ूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है? तो यह प्रचलित है आपका मिज़ोरम स्टेट में। ठीक है, ज़ूम कृषि अभी भी प्रचलित है मिज़ोरम स्टेट में। ओके डियर। सो अगर आपको ये 50 क्वेश्चंस समझ में आए हों और आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको बीएड की प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हो। और जीके है तो जीके से सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और अलग अलग टॉपिक्स का मैं वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको चैनल वाकई में अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।